ये कहानी एक लेजेंडरी हिटमैन की है जो कि एक इंसिडेंट की वजह से फिर से बच्चा बन जाता है, और बस इतना ही नहीं, किसी कारण की वजह से उसे फिर से मिडिल स्कूल में जाना पड़ता है। कहानी की शुरुआत में हमें लेजेंडरी हिटमैन जूजो ओगामी को दिखाया जाता है। वो अपने एक मिशन पे आता है। सबसे पहले वो सिक्योरिटी कैमरा को डिस्ट्रॉय करता है। उसके बाद वो इस ओल्ड टाइप वेयर हाउस में आता है जहां पर अंदर कुछ गुंडे लोग बैठे होते हैं। ओए, बड़ा कौन है बे तू? बच्चे, क्या तेरे पास लाइटर है? अबे बुढ़े, मैंने पूछा कि कौन है तू और यहाँ पर क्या कर रहा है? हाँ, यहाँ पर जूजो गुंडे की गन लेके उसे ही शूट कर देता है। इसके बाद वो यहाँ के सारे ही लाइट्स को शूट करके यहाँ पर अंधेरा कर देता है। जूजो यहाँ के सारे गुंडों को साफ कर देता है। ये बंदा एक सूटकेस लेके यहाँ से भाग रहा होता है, लेकिन जूजो सामने आके उसे गिरा देता है। बंदा चालाकी करके जूजो पे अटैक करता है, लेकिन जूजो सामने से आके उसके पेट में रख के देता है एक पंच, जिससे बंदा दरवाजे पे पटक जाता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि जूजो का एक पार्टनर कोटासु निकोटा आके इस सूटकेस को खोलता है। जूजो देखता है कि उसके अंदर तो बस एक वॉस्प का नेट है। जूजो उसमें कोई भी इंटरेस्ट ना दिखा के उसे फेंक देता है। आगे दोनों घर जाने से पहले एक रामेन शॉप पे रामेन खाते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि जूजो तो भाई बिना कोई इंटरेस्ट दिखा के रामेन खाने लगता है, लेकिन कोटासु अच्छे से रामेन खा रहा होता है। जूजो को देख के ऐसा लगता है कि भाई वो अपनी जिंदगी में बहुत ही ज्यादा बोर हो चुका है। मतलब होता है ना, बस काम करो और अपना दिन बिता दो, हर दिन एक जैसा, कुछ भी इंटरेस्टिंग खास नहीं। खैर, हमें अगले दिन दिखाया जाता है जहां पर जूजो अपने अपार्टमेंट में जा रहा होता है, लेकिन रिफ्ट से अंदर जाते समय एक लड़का उससे टकरा जाता है। माफ कर देना, तुम ठीक हो ना बच्चे? लड़का भाई यहाँ पर जूजो को देख के हद से ज्यादा डर गया होता है। वो यहाँ से फटाक से भाग जाता है। जूजो हमें बताता है कि पता नहीं क्या सीन है, पर बच्चों के साथ वो कुछ अच्छे से बात नहीं कर पाता। रूम में आने के बाद हमें देखने को मिलता है कि जूजो की एक वाइफ और एक बेटी भी है। हालांकि उसकी वाइफ और बेटी उसके साथ नहीं रहते। तभी हमें यहाँ पर जूजो के पैर में कुछ मूव होता दिखता है, जो कि कुछ और नहीं बल्कि एक वॉस्प होती है। वो वॉस्प जूजो को काट लेती है। जूजो उसे स्लैप मार के खत्म कर देता है, लेकिन वॉस्प को देखने के बाद जूजो मन में कहता है कि उसने आज तक ऐसी वॉस्प कभी भी नहीं देखी। तभी जूजो का दिल बहुत ही जोरों से धड़कने लगता है। वो नीचे गिर जाता है। कोटासु यहाँ पर आ गया होता है। हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है जहाँ जूजो एरी वोनिबुची नाम की एक लड़की के लैब में होता है। जूजो को यहाँ पर देखने को मिलता है कि वो तो एक बच्चा बन चुका है। अपने आप को ऐसे देखने के बाद वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो चुका था। वैसे एरी ये जूजो की एक्स वाइफ है। एरी बताती है कि जूजो ऐसा बन गया है, इसके पीछे ये वॉस्प का वेनम है। एरी को बस अभी अभी पता चला है कि जिस कंपनी को जूजो टारगेट कर रहा था, उस कंपनी में लिविंग ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक्स मैनिपुलेशन का रिसर्च भी हो रहा था। जिस वॉस्प ने जूजो को काटा था वो कोई ऑर्डिनरी वॉस्प नहीं था, तो इस वजह से मैं एक बच्चा बन चुका हूँ। एरी, तुम मुझे ठीक कर सकती हो, है ना? ZOA साइंस डिवीजन की तुम चीफ हो। ऑर्गेनाइजेशन में सबसे जीनियस हो तुम। हाँ, लेकिन ये कुछ ऐसा है जिसके बारे में मैं भी कुछ कर नहीं सकती। वैसे जूजो जो है वो ZOO असैसिन सिंडिकेट का एक हिटमैन है। खैर, एरी कहती है कि जूजो बच्चा बन गया है, ये अच्छा ही है। बॉस ने उसके लिए एक नया जॉब भी ढूंढ लिया है। तभी बॉस का कॉल आता है। हेलो जूजो, क्या सच में तुम ही हो? हाँ, मेरी आवाज थोड़ी सी हायर हो गई है, लेकिन ये मैं ही हूँ। तुम्हारे साथ तो चीजें बड़ी अजीब हो चुकी हैं। हाँ, ये तो है, लेकिन मैं फिर भी काम कर सकता हूँ। जैसे कि तुमसे उम्मीद थी, मेरे पास तुम्हारे लिए एक परफेक्ट जॉब है। मैं चाहता हूँ कि तुम मिडिल स्कूल अटेंड करो। वो क्या है ना, अगले साल मेरी बेटी को मैं एक प्राइवेट मिडिल स्कूल में डालने वाला हूँ। मैं चाहता हूँ कि स्कूल में जाके तुम उसे पूरा इन्वेस्टिगेट करो। अरे, ये क्या बात हुई? जब आपने जॉब कहा था तो मुझे लगा कि कोई रियल असाइनमेंट है और मुझे आपकी डॉटर जिस स्कूल में जा रही है उसे इन्वेस्टिगेट करना है। मुझे तो ये बिल्कुल सही लगा। पहले तुम एक मिडिल स्कूल ड्रॉप आउट हो ना? हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं फिर से स्कूल जाना चाहता हूँ। खैर, भोले जूजो इसके लिए मना कर रहा था, लेकिन आखिर में बॉस कहती हैं कि ये एक जॉब है और यकीनन इसके लिए उसे पैसा मिलेगा। और ऐसा सुनते ही भाई जूजो यहाँ पर पिघल जाता है। आगे हम देखते हैं कि जूजो स्कूल अटेंड करने के लिए तैयार हो जाता है। कोटासु ने जूजो को स्पेशल ग्लासेस दिए होते हैं जिसमें कैमरा और ईयरपीस लगे हुए हैं, जिससे कोटासु जूजो को हर टाइम बैकअप दे सकता है। आगे हमें स्कूल में दिखाया जाता है जहां जो न्यू स्टूडेंट ज्वाइन हुए थे वो अपना इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं, लेकिन जूजो भी यहाँ पर अपना इंट्रो देने के लिए आ जाता है। हेलो, मेरा नाम जूजो ओगामी है, मिलके अच्छा लगा। बस इतना ही। जूजो का इंट्रो भाई इतना बेकार होता है कि सभी स्टूडेंट्स में बातें शुरू हो जाती हैं। अरे, ये कितना बोरिंग है। आना ये अपने टाइप का तो बिल्कुल भी नहीं है। कोटासु जूजो से कहता है कि भाई वो जरा अच्छे से इंट्रोडक्शन दे, क्लास के साथ जूजो को घुल मिलना भी है, ये भी एक जॉब का पार्ट है। जूजो भाई फिर से आ जाता है। शायद से मुझे और कुछ बताना चाहिए। मेरी हॉबीज कुछ भी नहीं है। स्किल में देखा जाए तो हाँ, स्नाइपिंग में मैं बहुत अच्छा हूँ। ये सुन के सब के सब बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जूजो तुरंत कहता है कि उसे सर्वाइवर गेम्स में स्नाइपिंग करना पसंद है। खैर, जैसे तैसे हो भाई, उसका ये बेकार सा इंट्रो यहाँ पर खत्म हो जाता है। इसके बाद हमें शाम में दिखाया जाता है। स्कूल खत्म हो गया होता है। तभी हम देखते हैं कि एक लड़की जानबूझ के यहाँ पर जूजो को धक्का मारती है। ओह, माफ कर देना। ओ ओटाकू बॉय, गलती से धक्का लग गया। अरे चलो यार, वरना वो कहीं तुम्हें स्नाइप ना कर दे। कोटासु जूजो से कहता है कि क्या वो उन दोनों की बैंड बजा दे। जूजो उसे नहीं कहता है।
आगे रात को कोटासू ने बनाया हुआ खाना खा के जूजो भाई बहुत ही हैरान हो जाता है। जूजो अकेला ही अपने घर में रहता था और खाना उतना वो कुछ खास बनाता नहीं था, पर आज कोटासू ने जो खाना बनाया है वो बहुत ही टेस्टी बना था। अरे बॉस, आपने जो सेल्फ इंट्रो दिया था ना, वो कितना घटिया था यार। आपको याद है ना कि आपको आपकी आइडेंटिटी हिडन रखनी है। स्कूल में आपको कोई बखेड़ा खड़ा नहीं करना है, वरना एक्सपेल हो जाओगे, और अगर वहां से एक्सपेल हो गए तो समझो कि पैसा आपको फिर कहीं से भी नहीं मिलने वाला। जूजो भाई बात को समझता है। अगले दिन एक क्लास में स्टडी करते हुए जूजो को याद आता है कि इस उम्र में तो वो असैसिन की स्टडी बस इतना ही नहीं, असैसिनेशन भी करता था। हालांकि अभी यहाँ पर नंबर को देखने के बाद जूजो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो चुका होता है। जहाँ आमतौर पर काफी बंदों को स्टडी करना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, यहाँ जूजो को स्टडी करने में बहुत ही खुशी हो रही होती है। आगे शाम हो जाती है, स्कूल खत्म हो गया होता है। जूजो यहाँ पर खुशी के मारे रोने लगता है कि भाई मैथ, साइंस, सोशल स्टडीज, लैंग्वेजेस, आर्ट्स, ये सब कितने मस्त सब्जेक्ट्स हैं, उसे वो बहुत ही पसंद आ गए होते हैं। आगे रात को जब कोटासू जूजो को डिनर के लिए बुलाता है, वो देखता है कि जूजो तो भाई यहाँ पर एक्साइटेड होकर अपना होमवर्क कर रहा है। खैर, इसके बाद हमें अगले दिन शाम को दिखाया जाता है, जहाँ पर स्कूल खत्म हो गया होता है। जूजो अपनी बुक्स पढ़ते हुए घर निकल रहा होता है, लेकिन तभी सामने से लड़कियों के चिल्लाने की आवाज आती है। हम देखते हैं कि यहाँ पर एक पैंडा मास्क पहने हुए बंदा सिक्योरिटी गार्ड को किक जड़ देता है और भागते हुए वो इन दोनों के ही पास आ रहा होता है। बंदा इनके सामने आ जाता है, लड़कियां पैनिक हो जाती हैं। कोतासू भी ये सब कुछ देख ही रहा था। अरे बॉस, ये तो वही लड़कियां हैं ना जो आपको एटीट्यूड दिखा रही थी, छोड़ रहने दो उनको वैसे ही। वो दोनों मेरी बेटी की उम्र की हैं। जहां तक मेरी बात है तो मैं इतना भी घटिया नहीं हूं कि मेरे सामने कुछ बुरा हो रहा हो और मैं कुछ भी ना करूं। अरे बॉस रुक जाइए, आपको अपनी आइडेंटिटी हिडन रखनी है। जूजो एक स्टूडेंट के पास आके चौक बॉक्स को गिराता है, फिर दूसरे चौक्स को वो पैंडा मास्क वाले के पास फेंक के रबर बुलेट से उस पर अटैक कर देता है, जिस वजह से यहाँ पर एक स्मोक स्क्रीन टाइप हो जाती है। जूजो तेजी से यहाँ पर आके पैंडा मास्क के पेट पर एक जोर से पंच कर देता है, जिससे पैंडा मास्क की हालत खराब हो जाती है। हालांकि यहाँ पर जूजो को लगा था कि पैंडा मास्क बेहोश हो जाएगा, लेकिन जूजो तुरंत ही रियलाइज करता है कि भाई अभी वो एक बच्चा है, उसके पास प्रीवियस जैसी स्ट्रेंथ नहीं है। पैंडा मास्क अपनी चड्डी से एक बॉम्ब निकालता है और कहता है कि अब वो साथ में मरेंगे, लेकिन जूजो उसके अंडे पे किक जड़ देता है, जिससे पैंडा मास्क की जान निकल जाती है। इसके बाद जूजो बॉम्ब को हवा में फेंक के उस पर शूट कर देता है। स्मोक हटने के बाद इन दोनों को अपने सामने जूजो दिखता है। वो कहती है कि ओगामी, क्या तुमने हमें बचाया? अरे बिल्कुल भी नहीं, कोई अजीब सा बंदा यहाँ पर आया था जो कि उसकी कुटाई करके निकल गया। मैं तो एक ऑर्डिनरी फर्स्ट ईयर मिडिल स्कूल स्टूडेंट हूँ जो एक नॉर्मल लड़की की तरह स्कूल में स्टडी करने के लिए आए हैं। ये सब सुनने के बाद तो भाई इन दोनों को पक्का यकीन ही हो जाता है कि जूजो ने ही उनको बचाया है। आगे रात हो जाती है। हम देखते हैं कि जूजो की वाइफ और बेटी ये न्यूज़ देख रहे होते हैं। इसके बाद हमें कुछ दिन बाद स्कूल में दिखाया जाता है, जहां स्टूडेंट मिलके एक क्लास ग्रुप बना रहे होते हैं, जहां क्लास के सभी स्टूडेंट्स ज्वाइन हो जाते हैं, बस जूजो को छोड़ के। वैसे सारे क्लास को जूजो भाई अजीब ही लगता है, तो ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए वो उससे पूछते भी नहीं। जूजो भी यहाँ पर मन में कहता है कि मुझे इग्नोर ही करो, यही सही है। लेकिन ये दोनों यहाँ पर जूजो के पास आती हैं। सबने ग्रुप चैट बनाया है, तुम ज्वाइन होगे और उस दिन के लिए तुम्हारा शुक्रिया। हम देखते हैं कि भाई जूजो ग्रुप में ज्वाइन हो जाता है, लेकिन घर आने के बाद वो समझता है कि भाई इसमें ज्वाइन होना मतलब टाइम वेस्ट ही है। ऐसे फटाफट मैसेज आ रहे होते हैं, जिनको देख के उसका सर घूम रहा होता है। खैर आगे जूजो को इरी का कॉल आता है। वो बताती है कि जिस वॉस्प ने जूजो को काटा था वो नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता, उसे आर्टिफिशियली बनाया गया था, और जिस कंपनी ने उसे बनाया वो मित्सुका कंपनी है। लास्ट 10 साल से ये कंपनी बहुत ही तेजी से ग्रो हुई है और कंट्री में ये अभी सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है, और उस कंपनी के प्रेसिडेंट की डॉटर जूजो के ही क्लास में है। अगर जूजो उसके साथ कॉन्टैक्ट बनाता है तो उनको वॉस्प से रिलेटेड यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। वो लड़की, उसका नाम नोरेन मित्सुका है। अगले दिन हम देखते हैं कि जूजो क्लासरूम में जाते समय पढ़ाई कर रहा होता है। ये देख के कोतासू उससे पूछता है कि बॉस, आपको स्टडी इतनी पसंद क्यों आ रही है? जूजो कहता है कि स्टडी करने में उसे मजा आ रहा है। ये सुनने के बाद कोतासू भाई हैरानी हो जाता है। वो कहता है कि स्टडी करना और ये एक फन है। खैर आगे दोनों जूजो को गुड मॉर्निंग कहती हैं। वैसे इसका नाम तकादा है और इसका नाम बाबा है। जैसे कि हम जानते हैं कि जूजो को बच्चों से बात करना आता नहीं है, वो बेचारा कोशिश करके इनको गुड मॉर्निंग करता है। तकादा कहती है कि उसकी स्माइल बहुत ही क्रीपी दिख रही है। खैर आगे दोनों जूजो से कहते हैं कि वो ग्रुप चैट में बात ही क्यों नहीं करता, वो भी चैटिंग कर सकता है। हालांकि जूजो को भाई ये सब बेकार सा ही लगता है। खैर इनके लिए वो कहता है कि वो कोशिश करेगा। आगे क्लासरूम में आने के बाद जूजो यहाँ पर नोरेन मिसोका को देखता है, जिसके क्लोज जाना यही अभी जूजो का मिशन है। आगे हम देखते हैं कि मिसोका स्पोर्ट्स में तो काफी अच्छी होती है। ये सारे नल्ले लड़के भाई उसे ही घूरे जा रहे होते हैं, जो देख के मिसोका को बहुत ही गुस्सा आला होता है। पढ़ाई में भी मिसोका बहुत ही अच्छी होती है। आगे इंटरवल में जूजो यहाँ पर मिसोका से बात करने के लिए आता है। क्या तुम्हारे पास 1 मिनट है? तुम क्रीपी कहीं के, निकलो यहाँ से। हाँ ठीक है। यहाँ तो जैसे तैसे जूजो ने अपने आप को संभाल लिया होता है, लेकिन क्लास के बाहर आने के बाद वो बेचारा रोने लगता है।
वो मन में कहता है कि एक ओल्ड मैन के लिए यंग लड़की से ऐसा कुछ सुनना ये सबसे बड़ी दुखद बात है। उसने मुझे क्रीपी कहा, बस इतना ही नहीं यार, उसने पूरे खराब मूड से कहा। शर्म के मारे जूजो भाई यहाँ पर नीचे गिर जाता है। तभी ये दोनों यहाँ पर आती हैं। आगे जूजो इनको सारा मैटर बता देता है। नोरेन वो सीरियसली बंदों को हेट करती है। एक मिनट, तुम्हें इसके बारे में पता नहीं था क्या? वो स्टडी और स्पोर्ट्स में बेस्ट है, उसके पेरेंट्स अमीर भी हैं, इसके ऊपर से वो काफी सुंदर भी है। ये दोनों आगे बताती हैं कि काफी लड़कों ने उसे प्रपोज किया, लेकिन उसने सभी को ब्रूटली मना कर दिया। गर्ल्स भी उससे बात नहीं करती, वो अपनी एक अलग ही दुनिया में रहती है। आगे घर आते वक्त जूजो को यहाँ पर एक रामेन शॉप दिखती है। उसे भूख भी लगी थी। वैसे जूजो इस एरिया में पहली बार ही आया होता है। बच्चा बनने के बाद अभी जूजो इसी इलाके के एक अपार्टमेंट में रहता है। हालांकि जूजो आज पहली बार इस रास्ते से आया था। जैसे ही जूजो अंदर आता है, वो देखता है कि भाई मिसोका तो यहाँ पर इस छोटी सी शॉप में काम कर रही है। ये दोनों ही भाई यहाँ पर एक दूसरे को देख के हैरान हो चुके थे। जूजो चुपचाप बैठ जाता है। मिसोका उसे पूछती है कि वो क्या खाएगा। वो बताता है कि उसे एग सीजनिंग के साथ एक रामेन चाहिए। अरे मेरे बाप रे, आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है? नोरेन, मिसोका फार्म्स प्रेसिडेंट की बेटी यहाँ पर रामेन शॉप में काम क्यों कर रही है? वैसे भी मिडिल स्कूल वालों को पार्ट टाइम जॉब करना ये अलाउड भी तो नहीं है। शांत हो जूजो, शायद से हो सकता है कि ये उसके जैसे दिखने वाली कोई और हो। रामेन आ गया होता है। छोड़ो यार, मुझे नहीं पता है कि क्या चल रहा है, पहले मैं खाना खा लूं। जूजो रामेन खाता है और उसे ये हद से ज्यादा ही पसंद आ जाता है। वो कहता है कि उसने आज तक ऐसा रामेन कभी भी नहीं खाया, ये एक अलग ही लेवल का टेस्टी होता है। जूजो यहाँ पर अपना रामेन एंजॉय कर रहा था, तभी मिसोका आती है। सर, शॉप बंद होने के बाद आप जरा बाहर मुझसे मिलेंगे? तुम ओगामी हो, राइट? आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्योंकि मैं यहाँ पर पास ही में रहता हूँ। अरे यार, ये जगह स्टेशन से दूर है और यहाँ पर हैंग आउट करने के लिए भी कोई भी स्पॉट नहीं है। मुझे लगा कि यहाँ पर कभी भी कोई स्टूडेंट नहीं आएगा। प्लीज स्कूल में ये सब कुछ सीक्रेट रखना। हाँ क्यों नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे दोनों अपने अपने घर निकल रहे होते हैं। जूजो पूछता है कि क्या मिसोका अकेले ही घर जाती है, कोई उसे पिकअप करने के लिए नहीं आता? वो तो काफी रिच है। मिसोका बताती है कि उसे वो सब चीजें पसंद नहीं है। तुम उस रामेन शॉप में काम करती हो, वो मेरे अंकल की शॉप है। मैं वहाँ पे पैसों के लिए कोई काम नहीं करती, बस ऐसा है कि मैं अपने रिलेटिव की हेल्प कर रही हूँ। अगर ये पार्ट टाइम जॉब नहीं है तो वो सब करना आखिर क्यों? इसके पीछे कुछ तो कारण होगा। मिसोका बताती है कि वो बहुत ही रिच है। उसकी मॉम एक कैनेडियन है और वो अपने मॉम जैसी दिखती है। उसके पेरेंट्स ने मिसोका को कुछ पीपल से मिलवाया, ये सोच के कि मिसोका के फ्यूचर में वो कोई अच्छा हस्बैंड ढूंढेंगे। तब मिसोका बस एलिमेंट्री स्कूल में थी, लेकिन वो काफी बड़ी दिखती थी। तो वो सभी पर्सन यहाँ पे मिसोका को एक वुमन की तरह ट्रीट कर रहे थे, जो देखने के बाद उसे बहुत ही बेकार लगा। और जब अभी वो मिडिल स्कूल में है तो क्लास के लड़के उसे वैसे ही देखते हैं। ये सब सुनने के बाद जूजो समझ जाता है कि मिसोका को लड़कों के लिए हेट्रेड कहाँ से आया। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं अपना खुद का रामेन खोलूंगी। हाँ, पर क्यों? जैसे कि मैंने बताया, मुझे अपने पेरेंट्स के ओल्ड फैशन माइंडसेट लाइफ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उनका सोचना है कि लड़की बस शादी करके हाउस वाइफ बन जाए, लेकिन मैं अपने खुद के स्ट्रेंथ से जीना चाहती हूँ। मैं अपने अंकल के रामेन को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। मिसोका बताती है कि रिच लोगों के बीच में उसके अंकल को रहना पसंद नहीं था, इसलिए वो शेफ बने और अपना एक रामेन शॉप बना लिया। जब भी मिसोका हर्ट हुआ करती थी, वो यहाँ पर आती थी। उसके अंकल बिना कुछ कहे उसके लिए रामेन बनाते थे। रामेन खाने के बाद मिसोका को बेटर फील होता था। पता नहीं क्यों होगा, लेकिन तुम्हें देखने के बाद मुझे मेरे अंकल की ही याद आती है। जूजो मन में कहता है कि मैं भी एक ओल्ड मैन ही हूँ। खैर, जूजो बताता है कि वो रामेन बहुत ही टेस्टी था। ये सुन के मिसोका को बहुत ही अच्छा लगता है। आगे अब इन दोनों को अलग अलग डायरेक्शन में जाना होता है। ये सब जो हुआ है इसकी वजह से कल स्कूल में तुम अचानक से मुझसे फ्रेंडली मत होना, ठीक है? ये सुन के जूजो मन में कहता है कि भाई ये आ गई है अपने लड़कों को हेटिंग करने के मोड पे। खैर, दोनों एक दूसरे को बाय करके अपने रास्ते निकल जाते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक गाड़ी आके मिसोका को यहाँ पर किडनैप कर लेती है। जूजो ये सब कुछ देख लेता है। यकीनन वो इस सब बात को समझ पाता है कि नोरेन के पेरेंट्स एक कॉर्पोरेशन के हेड है। कुछ भी कारण हो सकता है कि उन बंदों ने नोरेन को किडनैप किया है। कोतासु जूजो को बताता है कि गाड़ी का नंबर फेक है। यहाँ पर जूजो के पास कुछ ट्रेस करने वाली बुलेट्स होती हैं। उसने एक प्लान बनाया होता है। जूजो तेजी से भागने लगता है। कोतासु कहता है कि कार बहुत ही दूर जा चुकी है, फोन को भी ट्रैक कैसे करेंगे? जूजो यहाँ पर एक मोबाइल टावर पे चढ़ने लगता है। ऊपर आने के बाद वो केयरफुली हर तरफ देखता है और उसे वो कार दिख जाती है। जूजो अब इतनी दूर से एक हैंडगन से कार पर शूट करने वाला होता है। ये देखने के बाद कोतासु हैरान हो जाता है। वो कहता है कि जूजो एक हैंडगन से उतनी दूर शॉट कैसे मार पाएगा, लेकिन जूजो से कहता है कि वो ऐसी ही एक लेजेंडरी हिटमैन नहीं है। जूजो कार को देख के बुलेट ड्रॉप के अकॉर्डिंग एम ऊपर करके शूट कर देता है और हम देखते हैं कि बुलेट यहाँ पर कार पर लग भी जाती है। अब ये किडनैपर्स को आराम से ट्रैक कर सकते हैं। कोतासु भाई यहाँ पर हैरान हो चुका था। खैर, आगे हम देखते हैं कि जूजो एक ट्रक पे चढ़ जाता है। थोड़ी देर बाद वो ट्रैकर के अकॉर्डिंग आगे बढ़ता है।
यहाँ पर अंदर इन्होंने नोरेन को पकड़ के रखा होता है। अरे वाह, तुम तो काफी सुंदर हो, क्यों ना तुम्हारे साथ थोड़े मजे किए जाए। तभी इन गुंडों का बॉस आके इस बंदे को किक जड़ देता है। बेवकूफ कहीं के, माफ कर देना, चिंता मत करो, मैं उसे बाद में मार दूंगा। इसके बदले क्या तुम मुझे तुम्हारे फादर की कंपनी में जो टॉप सीक्रेट ड्रग बन रहा है उसके बारे में बता सकती हो? तुम उसका सीक्रेट पोजेस करती हो, है ना? तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। क्लाइंट ने हमें कहा है कि हमें कुछ पता नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास उसके रिलेटेड कुछ तो है। सच में मुझे कुछ भी पता नहीं है। डैड की वर्क के बारे में मैंने आज तक कभी सुना तक नहीं है। ओह, सच में ऐसा है क्या? मैं कह रही हूं ना, तुम जो बोल रहे हो उसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है। जिस रामेन शॉप में तुम काम करती हो वो तुम्हारे प्यारे अंकल का है ना? एक्चुअली कल मैं वहां पर खाना खाने के लिए गया था और वो बहुत ही बेकार था। ऐसी बेकार जगह को वाइप कर देना चाहिए, है ना? ये सुनने के बाद नोरेन बहुत ही पैनिक हो जाती है। वो कहती है कि इन सब में उसके अंकल का कोई भी लेना देना नहीं है। वही तो, उनका कोई भी लेना देना तो नहीं है ना, इसलिए तुम मुझे सीक्रेट बता दो, मैं उनको कुछ भी नहीं करूंगा। लेकिन यहाँ पर मिजुओका को एक्चुअली में कुछ भी पता नहीं होता। वो बेचारी बहुत ही पैनिक हो गई होती है। तभी हम देखते हैं कि बंदे पे रबर बुलेट से अटैक हो जाता है। ये शूट करने वाला जूजोली होता है। बेवकूफ कहीं के, तुमने ये कैसे कह दिया कि उस शॉप का खाना बेकार है? नोरेन पीछे देखने लगती है कि आखिर ये कौन है, लेकिन जूजो उसके मुंह पर अपनी बैग लगा देता है ताकि उसकी आइडेंटिटी सिक्योर रहे। ओए, आखिर तू है कौन? बेवकूफ, मैं तुमसे बड़ा हूं। जूजो इन तीनों को भी शूट कर देता है। हालांकि और भी बंदे आ रहे होते हैं। जूजो नोरेन को एक छोटे से लोडर पे बिठा के निकलने लगता है। सामने से बंदा आ जाता है। जूजो जंप लगा के बंदे के सामने आ जाता है और उसे किक मार के साइड में कर देता है। बाहर आने के बाद सामने और दो बंदे आते हैं जो कि सीधा जूजो पे शूट करने लगते हैं। जूजो लोडर का यूज करके बुलेट्स को ब्लॉक कर देता है और बंदों को ही शूट करके निकल जाता है। कोतासु बताता है कि सामने स्टेयर्स हैं। हम देखते हैं कि स्टेयर्स पे भी दो बंदे आ जाते हैं। जूजो नोरेन को पकड़ के लोडर को नीचे फेंक देता है और तुरंत उस पर कूद जाता है। ऊपर से भी एक बंदा आता है, लेकिन जूजो उसे ऑलरेडी शूट कर देता है। बाहर जाते समय जूजो को यहाँ पर इस लकड़ी से बना हुआ कुछ दिखता है। आगे सभी को बेहोश करके जूजो फाइनली बाहर आता। लेकिन हम देखते हैं कि जिसको सबसे पहले जूजो ने शूट किया था वो तेजी से कार लेके इनकी तरफ ही आ रहा होता है। जूजो उस पर शूट करता है, लेकिन कार बुलेट प्रूफ होती है। जूजो नोरेन को साइड में करके लोडर को सामने फेंकता है। उसके बाद उस लकड़ी को लोडर के नीचे डाल देता है। कार उस पर आ जाती है और उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। हम देखते हैं कि जूजो से ऊपर होके वो पीछे पटक जाती है और यकीनन इस बंदे की भी बैंड बज गई होती है। आगे जूजो नोरेन को भी बेहोश कर देता है। तभी जूजो रियलाइज करता है कि भाई उसकी एक बुक ऊपर ही रह गई है। इसके बाद हमें सुबह दिखाया जाता है जहां पर नोरेन अपने घर में उड़ गई होती है। क्या वो सब कुछ एक सपना था? नहीं, वो सपना नहीं था। मुझे जिसने बचाया था उसकी आवाज, वो तो ओगामी था। आगे हमें स्कूल में दिखाया जाता है जहां पर नोरेन ओगामी से कहती है कि कल रात उसको बचाने वाला वही था ना? कुछ हुआ था क्या? ओ, तुम्हारा मतलब तुम जो रामेन शॉप में काम करती हो वो? अरे प्लीज उसके बारे में यहाँ पर बात मत करो। ठीक है, नहीं करूंगा। बदले में मैं रामेन खाने के लिए वहां पर आता रहूंगा। क्या तुम मुझे नेक्स्ट रामेन ट्रीट करोगी? यकीनन मिजुओका इसके लिए हाँ कहती है। इसके बाद हमें कुछ दिन बाद दिखाया जाता है जहां क्लासमेट जूजो को x+y x+c इस टाइप के क्वेश्चन देखने के बाद उसका माइंड घूम रहा होता है। घर आने के बाद इसके बारे में वो कोतासु को भी बताता है। हालांकि उससे बता के कुछ फायदा नहीं है क्योंकि मैथ में ये बहुत ही बेकार था। आगे जूजो अपनी एक्स वाइफ एरी को फोन लगाता है। यकीनन वो उससे सवाल के बारे में ही पूछता है, लेकिन एरी कहती है कि उसके पास ये सवाल हल करने के लिए टाइम नहीं है। वो स्कूल में है ना, तो सीधा टीचर से ही जवाब पूछे। आखिर स्कूल टीचर इसके लिए तो होते हैं। लेकिन जूजो कहता है कि टीचर उससे थोड़े से छोटे हैं तो उनसे पूछने में उसे थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है। ये सुन के एरी चिल्ला के जूजो से कहती है कि वो अपना ये फालतू का प्राइड छोड़ दे और अपने प्रॉब्लम को खुद ही हैंडल करे। इतना कह के वो फोन को काट देती है। अगले दिन जूजो यहाँ पर लाइब्रेरी में निराश बैठा होता है। उसे अभी भी कोई सोल्यूशन नहीं मिला था। तभी रियो शिराइशी नाम का एक बंदा जूजो के पास आता है जो कि जूजो के ही क्लास में है। तुम ओगामी हो, राइट? क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? जूजो मन में कहता है कि उसने इसे क्लास में देखा तो है। शिराइशी बिल्कुल सही पहचाना। आगे जूजो ने रियो को सारा मसला बता दिया होता है। शिराइशी तुरंत ही समझ जाता है कि जूजो को बेसिक पता नहीं है और यकीनन भाई उसे कैसे पता होगा, स्कूल की एज में तो वो कुछ और ही करता था। रियो जूजो से कहता है कि वो यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आता रहता है तो क्यों ना वो और जूजो साथ में पढ़ाई करें। रियो उसे सारे बेसिक सिखा भी देगा। आगे हम देखते हैं कि ये दोनों एक साथ पढ़ाई करने लगते हैं। रियो और जूजो काफी अच्छे दोस्त बन गए होते हैं। कुछ दिनों बाद हमें सीधा मैथ के एक टेस्ट में दिखाया जाता है जहां पर हम देखते हैं कि जूजो को 100 में से 100 मार्क मिल गए होते हैं। रियो भाई, तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मुझे मैथ में परफेक्ट स्कोर मिला है। अरे नहीं ओगामी, तुमने भी तो बेसिक सीखने में बहुत मेहनत की है। जूजो भाई बहुत ही खुश था। वो तो रियो को मास्टर ही कहने लगता है, जो सुन के वो थोड़ा सा एम्बैरेस फील कर रहा था। खैर, रियो ने जूजो की इतनी हेल्प की है इसलिए वो उसे एक ट्रीट देने वाला होता है। आगे हम देखते हैं कि ये दोनों एक रेस्टोरेंट में आते हैं, लेकिन यहाँ पर एक बंदा रियो से टकरा जाता है। वैसे तो रियो की कोई भी गलती नहीं थी, लेकिन वही सॉरी कहने लगता है। आगे ये दोनों एक टेबल पर आके बैठ जाते हैं।
सच में शिराइशी, तुम कमाल के हो। मुझे पढ़ाते वक्त तुम भी अपनी पूरी स्टडी कर रहे थे। ऐसा लगता है कि तुम्हारा भी कोई गोल है ना? क्लास में इसके बारे में मत बताना, ठीक है? सच ये है कि मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ। जूजो कहता है कि ये तो अच्छा ही है, अगर क्लास वालों को भी ये पता गया तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? हम देखते हैं कि भाई वो बंदा भी इनकी बातें सुन रहा होता है। रियो आगे बताती है कि जब वो छोटा था उसकी मॉम बीमारी की वजह से मारी गई। उसके डैड जब काम से बिजी रहते थे तो रियो को उसके ग्रैंडमदर ने संभाला, लेकिन हाल ही में उनकी भी तबीयत खराब होने लगी है। इसलिए रियो ने सोचा है कि उसकी मॉम और ग्रैंडमदर की तरह लोग ज्यादा जी सके, इसके लिए वो डॉक्टर बनेगा। ये सब कुछ सुनने के बाद तो जूजो को भाई रोना ही आ जाता है। अब वो रियो को ग्रैंड मास्टर कहने लगता है। अरे यार, फिर से प्रमोट हो गया क्या मैं? ये सब कुछ बंद करो भाई। सच में शिराइशी, ये सब सुनने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा लगा। जूजो अब समझ पाता है कि बच्चों के साथ वो अच्छे से बात क्यों नहीं कर पाता था। इसका कारण ये था कि बच्चों को उसने कभी इंडिविजुअल्स की तरह ट्रीट नहीं किया था। लेकिन अभी वो समझ पाता है कि रियो खुद जूजो से कई ज्यादा एडमिरेबल है। लेकिन ये बंदा इनकी बातें सुन के यहाँ पर हंसने लगता है। इन दिनों एक डॉक्टर बनना ये तो पैसों की बर्बादी है। कितने बेवकूफ हो तुम। जो तुमने कहा वो रियलिटी से पूरा अलग है। मैं इसे एक पंच जड़ दूं क्या? अरे नहीं, तुम्हें वायलेंट नहीं होना चाहिए। और तुम भी डबल बैटरी। स्कूल के फर्स्ट ईयर में ही पढ़ाई में हालत खराब हो गई है। इससे पता चलता है कि तुम कितने बड़े डमी हो। ओह बस बहुत हुआ। जो तुम कह रहे हो उसका मेरे डॉक्टर बनने से कोई भी लेना देना नहीं है। भली टेक्निकली तुम राइट भी क्यों ना हो, लेकिन दूसरों को इडियट कहना ये बिल्कुल गलत है। और कोई मेरे फ्रेंड के हार्डवर्क पर हंसे, ये मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। रेस्टोरेंट में जितने भी लोग थे वो इस बंदे से कह रहे होते हैं कि उसे अपने काम से काम रखना चाहिए। सभी भाई उस पर हंस रहे होते हैं। बंदा शर्मिंदा होकर यहाँ से निकल जाता है। आगे दोनों अपने घर जा रहे होते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि पीछे से वो बंदा इनको ब्रिज से नीचे फेंकने का प्लान बना रहा होता है, जो कि यहाँ पर जूजो ने नोटिस कर दिया था। जूजो बंदे के साइकिल में डिवाइडर फेंक देता है, जिससे बंदा नीचे गिरने लगता है। तुम्हें जरा ठंडे होने की जरूरत है। जूजो बंदे के लैपटॉप को भी यूजेस दे देता है। बंदा पानी में गिर जाता है। ये पूछता है कि कुछ पानी में गिरा क्या? जूजो कहता है कि उसे पता नहीं। इसके बाद हमें अगले दिन दिखाया जाता है, जहाँ जूजो को उसके रूम में देखते हैं। उसका रूम भाई पूरा बुक्स से बिखरा होता है। कोटासू भी जब यहाँ पर आता है वो ये देख के हैरान हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि कोटासू घर की साफ सफाई कर रहा होता है। वो जूजो से कहता है कि लिविंग रूम भी पूरा गंदा हो रखा है। जूजो कहता है कि उसने काफी दिनों से हाउसकीपर को नहीं बुलाया। अरे आप अपने आप से क्लीन कर लेते। मैं नहीं कर सकता, मैंने आज तक ऐसा कभी भी नहीं किया है। तुम तो जानते ही हो ना कि मैंने ऐसे काम नहीं करते। बॉस, ये अच्छा नहीं था। आपको क्या लगता है कि आप कौन से एरा में जी रहे हैं? अपने वैल्यूज को जरा बढ़ाइए। इसके बाद हमें स्कूल में दिखाया जाता है, जहाँ जूजो देखता है कि क्लब एक्टिविटीज हो रही हैं। कोटासू जूजो से पूछता है कि वो कौन से क्लब में ज्वाइन होने वाला है। जूजो बताता है कि उसने अभी तक सोचा नहीं है। तभी हम देखते हैं कि एक बॉल यहाँ पर जूजो के सामने आता है। बंदा जूजो से कहता है कि वो बॉल को फेंके। जूजो भाई बॉल को फेंकता है, लेकिन वो बहुत ही पावरफुल स्पीड में होता है। इससे भाई बंदे का ग्लव भी फट जाता है। खैर, यहाँ पर आगे क्लासरूम में आने के बाद जूजो रियो से पूछता है कि वो कौन से क्लब में ज्वाइन होने वाला है। शायद से मैं केंडो में ज्वाइन। एक्चुअली में मैंने पहले थोड़ा बहुत केंडो सीख रखा है, वो मुझे पसंद है। स्टडी के साथ मैं केंडो भी सीखना चाहता हूँ। वैसे तुम कौन से क्लब में ज्वाइन हो रहे हो? लेकिन जूजो को कुछ भी पता नहीं था कि वो कौन से क्लब में ज्वाइन हो, और वो उसे क्लब्स का चार्ट दिखाता है, जिसमें जूजो होम इकोनॉमिक्स क्लब भी देखता है। फिर वो बताता है कि उस क्लब में कुकिंग, लॉन्ड्री और क्लीनिंग ये सब कुछ है। जूजो कहता है कि पक्का उसमें सारी लड़कियां आई होंगी। तभी एक लड़की आके जूजो से कहती है कि इस बात को वो अनदेखा नहीं कर सकती। हम देखते हैं कि ये तो रियो की बड़ी बहन है। आप मास्टर की बड़ी बहन है? हाँ, और होम इकोनॉमिक्स क्लब की प्रेसिडेंट भी, जिसके बारे में अभी तुम बात जो कर रहे थे। मेरे छोटे भाई ने तुम्हारे बारे में मुझे बताया था। वैसे इसका नाम चितोसे है। वो जूजो से कहती है कि यकीनन मेन और विमेन में काफी फर्क होता है, लेकिन कोई पर्सन अगर जिंदा है तो वो खाना खाता है, खाना बनाता है। यकीनन कचरा भी होता है तो वो क्लीनिंग भी करता है। एक पर्सन को अपनी बनाई हुई गंदगी को साफ करना ये आना ही चाहिए, और यही सब उनके क्लब में सिखाया जाता है। ये सब सुनने के बाद जूजो भाई अब रियलाइज करता है कि ये बात कितनी इंपॉर्टेंट है। जब तुम खुद ये सब कुछ सीख जाते हो तो दूसरा कोई भी तुम्हारे लिए काम करता है, इससे भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उस समय तुम ये समझ पाते हो कि सामने वाला जो काम कर रहा है उसकी वर्थ क्या है। तुम उनको प्रॉपर्ली उसके लिए अप्रिशिएट भी करोगे। ठीक है, आज हमारे क्लब का एक ट्रायल है और तुम्हें वहां पर आना है। नहीं आओगे तो मैं तुम्हें मेरे छोटे भाई से कभी भी मिलने नहीं दूंगी। ये सुन के अब जूजो के पास कोई भी चारा नहीं होता। वो ट्रायल में आने के लिए मान जाता है। आगे हमें होम इकोनॉमिक्स क्लब में दिखाया जाता है। यहाँ चितोसे सभी से कहती है कि आज बस ट्रायल ही है, इसलिए टास्क उसने सिंपल रखा है। वो सभी आज राइस बॉल और मीसो सूप बनाने वाली हैं। जूजो यहाँ पर मन में कहता है कि मैंने जैसी उम्मीद की थी, यहाँ पर ज्यादातर लड़कियां आई हैं। चितोसे यहाँ पर जूजो के पास आके उसे कहती है कि क्यों ना वो एक कॉन्टेस्ट रखें। अगर जूजो यहाँ पर बोर हो जाता है तो वो जीत जाएगा, क्लब की एक्टिविटी का पार्ट होने के नाते। फिर चितोसे अगले 6 महीने के लिए जूजो के सारी जरूरतों का ख्याल रखेगी, और अगर जूजो हार जाता है तो उसे क्लब में ज्वाइन होना होगा। आगे भी राइस बॉल और मीसो बनाते हैं।
जूजो अपना बनाया हुआ मीसो सूप चख सकता है और उसे काफी अच्छा लगता है। हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है चितोसे सभी से कहती है कि जिन्होंने भी खाना बनाया है, अगर उनका खाना बच गया है तो वो खाने को घर ले जा सकते हैं। आगे जूजो चितोसे के पास आता है। तो बताओ कैसा रहा? ओके था। ये सुनने के बाद चितोसे हंसने लगती है। मेरा मतलब ये नहीं था कि मैं बोर हो गया। इसे ड्रॉ कहेंगे, कॉन्टेस्ट अभी खत्म नहीं हुआ है। हम देखते हैं कि जूजो ने भी जो खाना बनाया था वो बचा हुआ है। चितोसे कहती है कि जूजो खाने को उसे दे जो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे हमें रात को दिखाया जाता है जहां जूजो को एरी का कॉल आता है। हे, ये सरप्राइज फूड डिलीवरी का क्या सीन है? हाँ, और तुम होम इकोनॉमिक्स क्लब में ज्वाइन हो गए हो? आखिर ये कैसे हो गया? हाँ, चुप रहो। वैसे मैं अभी टिल ज्वाइन नहीं हुआ हूँ। मैंने और काजुए ने अभी वो खाया। तुम्हारा शुक्रिया। सच में तुमने खाना काफी अच्छा बनाया था। काजुए, ये लो, तुम्हें अपने पापा से कुछ कहना था ना? काजुए अपने डैड से कहती है कि खाना सच में बहुत ही अच्छा था। वो खाने के लिए अपने डैड को थैंक्स भी कहती है। ये सुनने के बाद जूजो को भाई बहुत ही अच्छा लगता है। चितोसे ने जूजो से कहा था कि अपने लिए खाना बनाने के बाद अगर हम किसी और को अप्रिशिएट करते हुए देखते हैं तो वो सबसे बड़ी रिवॉर्ड है। जूजो को रिवॉर्ड मिल गया था। इसके बाद हमें अगले दिन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि जूजो यहाँ पर इकोनॉमिक्स क्लब में ज्वाइन हो गया होता है। तभी बाहर आने के बाद जूजो देखता है कि नोरेन भी यहाँ पर होम इकोनॉमिक्स क्लब में ज्वाइन हो रही है। ओगामी, आखिर तुम यहाँ पर क्यों ज्वाइन हो रहे हो? ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। पर तुम भी? मैं क्योंकि रामेन शॉप में और ज्यादा कुछ कर पाऊं इसलिए ज्वाइन हो रही हूँ, लेकिन इसके बारे में किसी को बताना मत। और हाँ, यहाँ पर मुझसे ज्यादा बातें मत करना। हमें कोटासू को दिखाया जाता है। उसे एरी का एक मैसेज आता है जो देखने के बाद वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। कोटासू जूजो से कहता है कि जूजो का ओरिजिनल फॉर्म आने का रास्ता मिल चुका है। इसके लिए जूजो को नोरेन से शादी करनी होगी। यकीन नहीं, ये सुनने के बाद जूजो हद से ज्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता है कि आखिर कोटासू ये क्या कह रहा है। कोटासू डिटेल्स में बताता है कि 1 मिनट पहले मिसोका फार्म्स वालों ने एक अनाउंसमेंट की है। जो भी नोरेन मिसोका का फियांसे बनेगा वो आगे चल के कंपनी का प्रेसिडेंट बन जाएगा। हाँ, आखिर ये कैसे बेकार सी अनाउंसमेंट है? इस अनाउंसमेंट से तो बैकलैश आएगा उनको। बॉस वो क्या चाहते हैं इसके बारे में तो हमें अभी कुछ पता नहीं है, लेकिन आपको याद ही है ना कि उस किडनैपर ने क्या कहा था? नोरेन मिसोका के पास कुछ तो है। अगर आपको उस वॉस्प के रिलेटेड कुछ चाहिए तो धमकी या फिर ब्रूट फोर्स से कुछ नहीं होने वाला। रास्ता बस एक ही है कि आपको कंपनी विरासत में मिल जाए। इसका मतलब ये है कि आपको नोरेन का फियांसे बनना होगा और यही आपका न्यू मिशन है। लेकिन जूजो भाई यहाँ पर इसके लिए तैयार ही नहीं था। वो कहता है कि वो 40 साल का है और नोरेन 20 साल की है, तो वो कैसे शादी कर सकता है? आगे रात को जूजो यहाँ पर रामेन शॉप में रामेन खा रहा होता है। आज का रामेन भी उसे बहुत ही ज्यादा पसंद आ गया होता है। खाना खाने के बाद जूजो अपना पैसा देके निकल रहा होता है। ओह ओगामी, तुम कभी भी नहीं बदलते। हाँ, अरे हाँ, तुम्हारे साथ चीजें अभी काफी दिक्कत वाली होगी, है ना? मैंने सुना है कि अभी और भी लोग तुम्हें प्रपोज कर रहे हैं। खैर, मैं तो यहाँ पर बस रामेन के लिए आया हूँ। नोरेन, अभी तुम भी घर जा सकती हो। ठीक है अंकल। अपने डैड ने जो अनाउंसमेंट की है, यकीनन इससे नोरेन को भाई हद से ज्यादा उन पर गुस्सा आ गया होता है। आखिर उनकी प्रॉब्लम क्या है? वो बेवकूफ है एक नंबर के, है ना ओगामी? तुम मुझे सुन भी रहे हो? हाँ, सच में ये काफी दुखी बात है। वैसे कल इंग्लिश का तुम ऑलरेडी सब्जेक्ट को चेंज कर रहे हो। तभी हम देखते हैं कि नोरेन भाई अचानक से हंसने लगती है। एक्चुअली में किसी के साथ ऐसे पॉइंटली सब बातें करना ये उसे काफी अच्छा लग रहा होता है। खैर, इसके बाद हमें अगले दिन दिखाया जाता है जहां जूजो अपने क्लब एक्टिविटी के लिए जा रहा होता है, लेकिन वो देखता है कि सामने तो बहुत सारे लड़के हैं। चिटोसे उसे बताती है कि इसका कारण नोरेन है। लड़के भाई यहाँ पर नोरेन की वजह से होम इकोनॉमिक्स में ज्वाइन हो रहे होते हैं, लेकिन नोरेन को भी पता है कि ये सभी नल्ले हैं। तभी नोरेन की नजर जूजो पे आती है। वो जूजो के पास आते हुए कहती है कि उसका एक ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है और वो ओगामी है। ये सुनने के बाद सभी लड़के, यहाँ तक कि जूजो भी हद से ज्यादा हैरान हो जाता है। तो पार्ट 1 में बस इतना ही था। वीडियो को हाइप और लाइक कर देना और प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना कि भाई इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए कि नहीं। अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लाऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।